नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। देखो, लेब असिस्टेंट की हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसी क्लासेस के दौर के अंदर आज हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो जेनेटिक डिजीज है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे हीमोफीलिया के बारे में। देखो, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको हीमोफीलिया बोल दिया, फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया जो आपके अनुवांशिक रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट हमारी आज की हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया। अब देखो, इस फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें आपको कंप्लीटली इसमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार ये आपकी चीजें पूछी जाती है। देखो, फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे शरीर के अंदर जो आपकी फिनाइल एलेनिन बनता है, फिनाइल एलेनिन बनता है, इस फिनाइल एलेनिन को आपके कन्वर्ट करता है, आपके टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है। टायरोसिन के अंदर ये कन्वर्ट होता है, टायरोसिन। तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर जो कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो आपके फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, आपकी इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो सर यहाँ पे जो टायरोसिन है ये हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करेगा? तो टायरोसिन हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, इसके अलावा एमिनो अम्लों का निर्माण करेगा, डीएनए और जो आपके आरएनए हैं उन डीएनए और आरएनए बनाने का कार्य करेगा। लेकिन फिनाइलकीटोनुरिया रोग के अंदर क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो ये एंजाइम संश्लेषित नहीं होगा तो आपकी फिनाइल एलेनिन इस टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो फिनाइल एलेनिन है ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे जमा होता जाता है, और जैसे जैसे शरीर के अंदर जमा होता जाता है तो हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो कमजोर होने लगती है। तो वही आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया रोग कहलाता है। तो चलो आइए हम यहाँ पे अब पीडीएफ के द्वारा, जो हमारी नोट्स की पीडीएफ है उसके द्वारा एक बार यहाँ पे इसको वापस समझ लेते हैं। भाई, यहाँ पे फिनाइल एलेनिन है, इसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो टायरोसिन हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन ऑक्सीकरण थायरोक्सिन का संश्लेषण करता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे आप विशेष तौर से कि यहाँ पे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करने वाला ये जो एंजाइम है इसका संश्लेषण नहीं हो पाता। इस कारण ये आपकी फिनाइल एलेनिन फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनाइल पाइरुवेट में। अब फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा तो आपकी मानसिक दुर्बलता आने लगती है और किडनी के द्वारा कम अवशोषण होने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित होता रहता है। तो ये आपके मेन फिनाइलकीटोनुरिया है। इसके बारे में विशेष रूप से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो फिनाइल एलेनिन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर कैसे बनेगा सर? तो ये आपके आहार प्रोटीन, भोजन के साथ जो भी प्रोटीन होता है उसके द्वारा, और जो आपके उत्तक प्रोटीन होते हैं उस उत्तक प्रोटीन के द्वारा ये आपके शरीर के अंदर बनता है। तो फिनाइल एलेनिन जो बना था ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके शरीर के अंदर फिनाइल पाइरुवेट बनता है, जिसके कारण मानसिक दुर्बलता आ जाती है। यही आपकी क्या होता है? यहाँ पे फिनाइलकीटोनुरिया रोग कहलाता है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे थैलेसीमिया। किसके बारे में चलते हैं? यहाँ पे थैलेसीमिया। देखो, थैलेसीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी जाता है यहाँ पे थैलेसीमिया के बारे में। तो एक तो हमारे सामने सिकल सेल एनीमिया पड़ा था, और जो नेक्स्ट अब जो रोग है हमारे सामने वो है यहाँ पे थैलेसीमिया। देखो भाई, थैलेसीमिया के अंदर एक ही बात यहाँ पे नॉर्मली ध्यान में रखनी, क्या? सिकल सेल एनीमिया के अंदर एमिनो अम्लों का संश्लेषण नहीं हो रहा था। हीमोग्लोबिन की छठी आपकी बीटा श्रृंखला का जो छठा एमिनो अम्ल था उसका संश्लेषण नहीं हो पा रहा था। लेकिन थैलेसीमिया के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये जो दो अल्फा श्रृंखलाएं और जो दो बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती है इसमें से किसी एक श्रृंखला का संश्लेषण नहीं हो पाता है। या तो आपकी अल्फा श्रृंखला नहीं बनेगी या फिर आपकी बीटा श्रृंखला नहीं बनेगी। तो कोई भी एक श्रृंखला नहीं बन पाएगी तो वो आपकी कौन सा कहलाएगी? यहाँ पे थैलेसीमिया कहलाएगा। अगर अल्फा चेन नहीं बनती है तो वो आपके अल्फा थैलेसीमिया, और अगर आपके बीटा चेन नहीं बनती है तो वो कौन से हो जाएगी? यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया कहलाएगी। ये विशेष तौर से आपको चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी। क्लियर है ना यहाँ पे चीज? तो आइए एक बार इसको हम नोट्स के थ्रू यहाँ पे समझ लेते हैं। भाई, थैलेसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तन जीन के कारण, मतलब जो आपके 22 जोड़ी जो गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में सेम होते हैं तो वो ऑटोसोम होते हैं। तो इसमें आपके उत्परिवर्तन जीन के कारण होते हैं। मनुष्य में होने वाला एनीमिया ये एक आपके अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है, और इस रोग के कारण हीमोग्लोबिन की कोई एक श्रृंखला विकसित नहीं हो पाती, मैंने आपको बता दिया। और इन्हें बार बार रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बार बार हीमोग्लोबिन की आपकी एक श्रृंखला नहीं बनी तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा।
जब माँ और पिता दोनों में थैलेसीमिया के जीन मौजूद है तो बच्चे में ये आपके होमोजाइगस मात्रा में पाया जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे मेजर थैलेसीमिया कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। देखो नेक्स्ट आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब ये आपके हेटेरोजाइगस का मतलब आपकी आधी जो हीमोग्लोबिन है शरीर के अंदर, आधी हीमोग्लोबिन वो तो ठीक है, लेकिन आधी हीमोग्लोबिन आपकी प्रॉपर रूप से ठीक नहीं है तो वो आपकी हेटेरोजाइगस स्थिति हो जाएगी। तो इसे माइनर या फिर कुल थैलेसीमिया कहा जाता है। इस रोगग्रस्त व्यक्ति हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला उत्पन्न करने में क्या होता है, असमर्थ। तो अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर लगे होते हैं, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। भाई अल्फा थैलेसीमिया इस रोग का नियंत्रण करने वाले जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम संख्या 16 पर लगे हुए जीन HBA और HBA2 द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें जीन जितने अधिक प्रभावी होंगे अल्फा श्रृंखला का संश्लेषण उतना ही कम होगा। और बीटा थैलेसीमिया के लिए जो आपके जीन है वो जनक के जो क्रोमोसोम है वो 11 पर स्थित। तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए ध्यान में रखना यहाँ पे 16 गुणसूत्र पर स्थित होता है जीन, और यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया के लिए आपके जीन है वो आपके 11वें गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अब नोट पॉइंट यहाँ पे एक विशेष रूप से ध्यान में रखना, इसको क्या है भाई, सिकल सेल एनीमिया परिणात्मक समस्या है जबकि थैलेसीमिया मात्रात्मक व गुणात्मक समस्या है। सिकल सेल जो एनीमिया था जिसे हम दात्र कोशिका अरक्ता कहते हैं, उसमें बीटा श्रृंखला की आपके 6 अमीनो अम्ल नहीं बन रहा था, तो वो किसी का परिणाम था, वो परिणाम निकल रहा था। बीटा श्रृंखला के अंदर 6 अमीनो अम्ल नहीं बनने का वो परिणाम था, लेकिन ये आपके मात्रात्मक या गुणात्मक त्रुटि है। क्या है यहाँ पे, थैलेसीमिया मात्रात्मक या फिर गुणात्मक त्रुटि है, ये बात आप नोट करके ध्यान से रखना। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब गुणसूत्रीय विकार, तो गुणसूत्रीय विकार के अंदर यहाँ पे आता है डाउन सिंड्रोम। देखो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है, डाउन सिंड्रोम को थोड़ा मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखो आपको चीजों को रटना नहीं, डाउन का मतलब यहाँ पे इसका आप चिन्ह देखना, आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र के अंदर अतिरिक्त जो गुणसूत्र आ जाता है वो आपकी डाउन सिंड्रोम। तो 21वें गुणसूत्र में अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने से डाउन सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम की सबसे पहले खोज आपके लैंगडम डाउन ने की थी। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति की गर्दन छोटी, सिर गोल, मुंह थोड़ा खुला और चपटे हाथ होती है, बोथरी अंगुलियां और बुद्धि अल्प विकसित होती है, ये क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। तो मेन ध्यान में रखना डाउन सिंड्रोम के आपकी क्यों होता है, कौन से गुणसूत्र में आपकी कमी या वृद्धि के कारण होता है। तो 21वें गुणसूत्र में जब अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो वो आपकी डाउन सिंड्रोम का लक्षण हो जाएगा। इसी प्रकार क्लाइनफेल्टर, क्या है यहाँ पे, क्लाइनफेल्टर। तो इस आनुवांशिक रोग में X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है जिसके कारण केंद्रक में गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, और ये रोग पुरुषों में होता है और इन पुरुषों में आपके मादा के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसे हम यहाँ पे गायनेकोमेस्ट्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, गायनेकोमेस्ट्रिज्म कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, पुरुषों में मादा के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे हम यहाँ पे गायनेकोमेस्ट्रिज्म कहते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक तो चीज। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे सामने टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर यह रोग आपके महिलाओं में होता है। देखो टर्नर का मतलब टर ज्यादा कौन करती है, महिलाएं। तो ये रोग आपके महिलाओं के अंदर होगा, और इन महिलाओं में 2 X गुणसूत्र की जगह केवल 1 X गुणसूत्र होता है। तो इसमें आपके गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है और स्त्रियों की लंबाई कम होती है, मतलब स्त्रियों के अंदर पुरुषों के लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो क्लाइनफेल्टर तो पुरुषों के अंदर, लेकिन टर्नर महिलाओं के अंदर। क्लाइनफेल्टर के अंदर पुरुषों में महिलाओं के लक्षण, तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं के अंदर पुरुषों के लक्षण। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखनी। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है जेनेटिक्स का, वो जेनेटिक्स का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपकी लगभग डीएनए वाला टॉपिक देखेंगे। अगर आपके है डीएनए आरएनए के बारे में तो वो टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। और अगर आपको चाहिए कि सर ये टॉपिक स्टार्ट करो तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो, तो वो आपकी तरफ से कोई भी डिमांड रहेगी तो उस टॉपिक को भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।